नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2021 में जनगणना होने वाली थी, लेकिन ये डिले होते होते बहुत डिले हो गया और अभी 4-5 दिन पहले इसमें 6 महीना का और ज़्यादा टाइम एक्सटेंड कर दिया है। तो 2025 में जितना भी एग्जाम होगा उसमें आपको 2011 का डाटा ही काम आएगा जनगणना का। इसीलिए फिर से इसको जो है पूर्ण बारीकी के साथ आपको बताने आ गया हूँ। हाल फिलहाल में जो भी जनगणना से न्यू क्वेश्चन पूछे गए, नए वैरायटी के क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को भी समावेशित हमने कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एसएससी की फुल कंटेंट है, चाहे आप प्रे का तैयारी करते हैं, मेंस का तैयारी करते हैं, एमटीएस का या फिर सीजीएल का, कोई भी एग्जाम हो, छोटा सा बड़ा कहने का मतलब। इनके अलावा बिहार एसएससी, पुलिस दरोगा, सबके लिए एवरग्रीन एक ही सीरीज है। रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण है। तो आपको जैसा आपकी रिक्वायर्ड है आप लोग इस मोबाइल नंबर पे ले सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास से चलेंगे, जनगणना का इतिहास। फिर हम धीरे धीरे इसके गूढ़ क्वेश्चन बारीकी को समझेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे सबसे ज़्यादा, सबसे कम, सबसे हाई, सबसे लो, है ना। ये सब नीचे वाला पार्ट है, सबसे लास्ट में देखेंगे। ये छोटी सी वीडियो होगा, इसके बाद शायद आपको जनगणना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना 1830 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहते हो हेनरी बाल्टर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? हेनरी बाल्टर के द्वारा किया गया था। इसे भारत में जनगणना का पिता भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही करा भैया, है ना। तो आप भी इसे जो है जनगणना का पिता कह सकते हैं। भारतीय स्तर पे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हेनरी बाल्टर आंसर होगा। और वो शहर था ढाका, क्योंकि अविभाजित भारत में ढाका भी भारत का ही अंश था, जो आज बांग्लादेश का राजधानी है ना। इनके अलावा भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है ये तो एक शहर के तौर पे था। अब पूरे देश स्तर पे जनगणना हो रही है। तो सबसे पहले 1872 में मेयो के समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। ये वही लॉर्ड मेयो है जिसकी हत्या अंडमान में हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपके अलग से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई थी। लगातार 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना हो रही है, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, जो 2021 में जनगणना होगी ये 16वें क्रमांक की जनगणना होगी, ठीक है। तो भैया ये जो 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना हो रही है, उस समय अंग्रेज कौन थे? तो रिपन थे, है ना, रिपन थे वायसराय। और उस समय जो जनगणना आयुक्त के तौर पे नियुक्त किया गया था, अंग्रेज का नाम था इसका WC प्लोडेन। ये भी ध्यान रखेंगे, जब हेनरी बाल्टर पूछा जा सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि 1881 के जनगणना में जनगणना आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे WC प्लोडेन, है ना। ये ध्यान रखेंगे। आज़ादी के बाद जनगणना अधिनियम कब बनी थी? 1948 में। भाई 47 में हम आज़ाद हुए, 48 में हमने जनगणना के ऊपर अधिनियम बनाया। जनगणना किस सूची का विषय है? तो आप कहेंगे संघ सूची का विषय है सर, है ना। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। जनगणना किस मंत्रालय के अधीन आते हैं? तो आप कहेंगे गृह मंत्रालय के अधीन आता है सर। और किसके द्वारा करवाया जाता है? तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। एक NPR टर्म का इस्तेमाल होता है आपके जनगणना कराने हेतु। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर या डायरी, ठीक है भैया। तो ये होते हैं NPR का फुल फॉर्म। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? तो मृत्युंजय कुमार है। कौन है भाई? मृत्युंजय कुमार। विवेक साहब का स्थान लिए इन्होंने। मृत्युंजय कुमार नारायण जो है ये वर्तमान में जनगणना आयुक्त हैं भारत के। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब होती है? 1951 में होता है। 1951 के जनगणना से 3 डाटा आपको याद होना चाहिए। लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो 946 था, है ना। कुल जनसंख्या उस समय देश की 36 करोड़ थी और कुल लिटरेसी रेट 18% था। ये 3 डाटा आपको 1951 के जनगणना से भी आपके आज के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये तीनों डाटा जरूर याद रखिएगा। सबसे अधिक महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता में अंतर वाला जो राज्य है ये राजस्थान है। हालांकि इस क्वेश्चन को नीचे रखना चाहिए क्योंकि मैं अंतर वाला क्वेश्चन नीचे रखा हूं। फिलहाल यहीं पे इसे समझ लेते हैं। सबसे अधिक जो है आपका मेल लिटरेसी रेट
और फीमेल लिटरेसी रेट, इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ी गैप है परसेंटेज के अनुसार, ये है आपका राजस्थान के अंदर। बहुत बड़ा खाई है महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता के बीच। ये भैया ये है परीक्षा दर्पण भैया रेलवे की एग्जाम के लिए। ये है मार्क बूस्टर पैरासीटामोल का भाई, पैरासीटामोल 2.0 जो पैरासीटामोल 500 से फुल्ली डिफरेंट है, तो जिनको मार्क बूस्ट करना है ले सकते हैं। ये नीचे आप देख रहे हैं पैरासीटामोल 500 जो फाउंडेशन बनाने के लिए जिम्मेवार है, चाहे दिल्ली पुलिस हो एसएससी हो, है ना। ये आपका सफलता सीरीज चल रही है जो एसएससी जीडी स्पेशल चल रही है, जिसमें 30 क्लास होने वाली है। आज 13वां क्लास आएगा। ये 36 क्लास है, इसमें मेंस लेवल तक का क्वेश्चन हमने देखे और इसका फायदा भी आपने एग्जाम में देखा होगा। तो आपको जैसा कंटेंट चाहिए आप लोग ले सकते हैं, नीचे लिंक भी है। चलते हैं, वर्ष 2011 में जनगणना का जो शुभंकर था, प्रगणक शिक्षिका है ना, प्रगणक शिक्षिका जो है 2011 में जनगणना का शुभंकर था। ठीक है भैया, शुभंकर मतलब मस्कट भाई। इनके अलावा 2011 की जनगणना कितने चरणों में कराए गए थे? तो 2 चरणों में कराए गए थे। 21 वाला जो जनगणना होगा सर, ये भी 2 चरणों में कराए जाएंगे, है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, हम नीचे बताएंगे। इनके अलावा जिसका थीम क्या था, 11 में जो थीम रखा गया था, ये रखा गया था हमारी जनगणना हमारी भविष्य, इस प्रकार का थीम रखा गया था। कितने चरणों में? तो 2 चरणों में। शुभंकर का नाम प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, जनगणना 2021 के बारे में जानते हैं, जो 21 में होने वाली है। अब ये तो कहने में भी अलग लग रहा है, 21 में होने वाली है, 25 में जी रहे हैं, डिले हो गया ना। तो 21 में का जो विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण है। यह 2 चरणों में होंगे और यह 16 भाषाओं में कराए जाएंगे। तो इनसे 3 जो है आपका डाटा जरूर याद रखें। 2 चरण, जन भागीदारी से जन कल्याण, और 16 लैंग्वेज के अंदर कराए जाएंगे। जनगणना का प्राचीनतम साक्ष्य अगर आप इतिहास को खंगाले तो कहां कहां देखने को मिलती है? तो आपका कौटिल्य रचित या विष्णुगुप्त रचित या फिर चाणक्य रचित कहिए अर्थशास्त्र, है ना। इस अर्थशास्त्र पुस्तक में जो है ग्रंथ है एक्चुअली, है ना, तो इसमें आपको जो है जनगणना का साक्ष्य मिल जाएगा। इनके अलावा अगर आप बात करते हैं अबुल फजल के द्वारा जो आईने अकबरी लिखे गए हैं, जो कितने पार्ट में लिखे गए हैं मैंने बताया है। जो अबुल फजल लिखे हैं वो 3 पार्ट में लिखे हैं, आईने अकबरी, अकबरनामा, ये सब कई मिलके जो है पूरा एक ग्रंथ बनता है जो 3 पार्टों में है। तो उसमें भी जो है आपको जनगणना के बारे में जो है चीज़ों को दर्शाया गया है। साथ ही अगर वेद की बात करें कि भाई किस वेद में जो है आपका जनगणना वाला टर्म देखने को मिलेगा या जनगणना से संबंधित नॉलेज मिलेगा, तो आप कहेंगे सबसे प्रमाणिक या सबसे पुराना वेद ऋग वेद में मिलेगा सर। ठीक है भाई, तो ये 3 जो है साक्ष्य हैं ऐतिहासिक जहां पे आप जनगणना को देख सकते हैं। जनगणना 2011 में अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या कितनी थी? 121 मिलियन, वैसे 121 करोड़ आप रख लीजिए। ये जो आगे का आप देख रहे हैं, है ना, 1210.09, ये मिलियन लिखा है इसीलिए, करोड़ हटाएंगे तो 121 हो जाएगा। 121 याद रखना है, 121 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका मेल कितना था? 51.48%, और इसका आधा घटा देंगे और थोड़ा सा कम कर देंगे, है ना। एकदम एग्जैक्ट नहीं रखना है, यहाँ पे मैंने एकदम एग्जैक्ट रख दिया है। एकदम एग्जैक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचिए, कुछ प्राणी, कुछ जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर भी तो होते हैं, तो न तो मैं उसे मेल में गिन पाते हैं, न तो हम उसे फीमेल में गिन पाते हैं। तो एग्जैक्ट डाटा कैसे हो सकता है? ये आप सोचने वाली बात है ना। आपने कहा ये सोचने वाली बात है, सही जी, है ना। तो इस हिसाब से आप रख लीजिएगा 51.4% जो है ये मेल है ना। इसमें दोनों को मैंने घटा के लिखा है, तो आप जो है थोड़ा सा कम ही कर लीजिएगा, 48.42 कर लीजिएगा, थोड़ा सा कम। मतलब आपको एक अनुमान है कि इतना मेल और इतना फीमेल है ना। ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता 100%, क्योंकि भाई कुछ न कुछ तो ट्रांसजेंडर भी होंगे। हालांकि उनकी गिनती पहले जो है इतने अमल में नहीं लाए जाते थे, लेकिन 2021 में लाए जाएंगे पूर्ण रूप से अमल में। इनके अलावा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 100% नहीं हो सकता। एक्चुअली जनगणना भी 100% संभव ही नहीं है कि भाई देश में, भारत जैसे देश में एक एक आदमी को गिनना संभव नहीं है। इसमें बहुत सारा लोग छूट जाते होंगे, लेकिन जो ऑफिशियली डाटा है ना, उसके आधार पे हमें नौकरी मिलती है। तो जो सरकार ने रिलीज किया वो हमें पढ़ना है, सिंपल सी बात है। इस आधार पे मैंने कहा कि भाई एग्जैक्ट नहीं हो सकता, है ना। देश में 35 वर्ष से कम उम्र की जनसंख्या कितनी है? 65%। इंडिया में 35 वर्ष से कम को अपन युवा कह सकते हैं, क्यों, है ना। तो ये जो जनसंख्या है हमारे यहाँ भैया 65% है। सोचिए 15 से 29 वर्ष के जो जनसंख्या है ये 8.5% के करीब है।
जनगणना 2011 के अनुसार जो 10 से 19 वर्ष के किशोर हैं, है ना, 10 से 19 वर्ष के किशोर हैं वो 20%, यूं कहें कि 21% है भैया, 20.9% है। ये मैं किस लिए बता रहे हो सर? इसलिए बता रहा हूं साहब जी क्योंकि डायरेक्ट इसी उम्र को देके आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 10 से 19 वर्ष की कितनी प्रतिशत थी, 35 वर्ष से कम की कितनी प्रतिशत थी। तो क्या जवाब दोगे? नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं दे पाओगे ना जवाब, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा आपके साथ हो, है ना। 2011 में प्रतिशत वृद्धि कितनी रही थी? जो डेकेडिकल ग्रोथ था ये क्या था? 17.64% था पूरे इंडिया का। अगर बात करें महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए डेकेडिकल ग्रोथ अलग अलग निकालेंगे तो 18.12% और मेल के लिए जो है 17.19%। इससे मैंने कथन वाला एक क्वेश्चन 36 सीरीज में कराया था जहां पे मैंने एक स्टेटमेंट रखा था कि जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की जो डेकेडिकल ग्रोथ या दशकीय वृद्धि है वो पुरुष के दशकीय वृद्धि प्रतिशतता से कम है। तो भाई यहाँ पे इस कथन की फुल जो है पुष्टि हो रही है। 1911-21 को छोड़कर, है ना, सबसे कम वृद्धि दर है। ये जो आप 17.64% देख रहे हैं ये 1911-21 को छोड़ के, क्योंकि 1911-21 के बीच जो है जनसंख्या तेजी से बढ़ी, है ना, तेजी से बढ़ी थी। सबसे मतलब अच्छा एक सेकंड माफ कीजिएगा, माफी भैया, माफी, है ना। 1911-21 में जो है ना जनगणना बहुत मतलब निगेटिव में चला गया था, महाविभाजन कहा जाता है इसे, ठीक है। तो वो सबसे कम हुआ डेकेडिकल ग्रोथ, इसके बाद 2011 में डेकेडिकल ग्रोथ कम हुआ है। इससे पता चलता है कि लोग जागरूक तो हुए हैं, कम से कम हमारे दो के फैक्टर पे चल तो रहे हैं, ठीक है भाई, इससे पता चलता है। इनके अलावा जनगणना 1911-21 के दशक को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई क्योंकि उस वर्ष जो है ना भैया जनसंख्या जो है पॉजिटिव बढ़ने की जगह निगेटिव में आ गया। हुआ होगा, बहुत सारी बात हुई इस समय, है ना। इनके अलावा जनघनत्व, कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग दे के, मान लीजिए 100 गो आदमी है और 1 किलोमीटर अपना जो है ना क्षेत्रफल है देश का, तो 100 हो गया जनसंख्या घनत्व की भाई पर किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो यही जनघनत्व है जो इंडिया का 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति पर किलोमीटर निवास करते हैं। 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। सोच के ही डर लगता है कि ये 382 व्यक्ति अगर 50 साल आप इसे देख लीजिए तो ये कितने हो जाएंगे। जगह तो नहीं बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से हमें कुछ ना कुछ एडिशनल चीज सोचना पड़ेगा, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। देश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय का है और सबसे कम जो आपका जनसंख्या डेकेडिकल ग्रोथ था ये आपका नागालैंड का। नागालैंड का जो है इस जमाने में भी माइनस के 0.6% ग्रोथ दर्शाया था 2011 में, ठीक है। इनके अलावा अब आते हैं यहाँ पे कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या इतना है 158.8 मिलियन, जो कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत हुए? 13.1%। अभी आपने ऊपर में किशोर का देखा था, 10 से 19 वाला था 20.9% था। यहाँ पे मैंने कहा 0 से 6%, ये 13.1% है ना। तो ये कुछ एक जो छुटपुटिया आंकड़ा है, जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, विथ एज फैक्टर देके पूछेगा कि भाई अमुक वर्ग में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, ठीक है। जो पिछले जनगणना की तुलना में -3.8% की जो है वृद्धि दर्ज की गई, यानी जो बच्चा है 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे थे वो 2001 के तुलना में कितने घट गए? तो 3.08% घट के, है ना, कितने रह गए? 13.1% रह गए। अगर उस बच्चा में भी पुरुष और महिला के लिए अलग अलग कहेगा, चूंकि ओवरऑल माइनस में गया है तो दुन्नू के दुन्नू माइनस में जाएगा, तो 2.42 जो है पुरुषों के लिए यानी बच्चा बेबी बॉय के लिए माइनस में रहा और 3.8% माइनस में बेबी गर्ल्स के लिए रहा, जो 0 से 6 वर्ष तक के बीच में आएंगे, ठीक है भैया। समग्र बाल लिंगानुपात 2011 में जो है 919 दर्ज किया गया है ना, 919 दर्ज किया गया है। 2001 में समग्र बाल लिंगानुपात 927 दर्ज किया गया था। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि भैया जो लिंगानुपात है वो घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम पढ़ लिख के भी साक्षर नहीं हो पाए, ठीक है भैया। आप जानते हैं इसके कई सारे कारण है ना।
लिंगानुपात वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, सबसे अधिक लिंगानुपात, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे, सबसे अधिक बाल लिंगानुपात लिखा है। सबसे अधिक बाल लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक जो है बाल लिंगानुपात है और सबसे कम हरियाणा है। हरियाणा ओवरऑल लिंगानुपात में भी सबसे कम है, मतलब जो समग्र लिंगानुपात है उसमें भी सबसे कम है और स्पेशली बाल लिंगानुपात में भी सबसे कम है। तो ये दोनों ही हिसाब से सबसे निचले पैदान पे है। हरियाणा में सबसे कम वन भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है 1084, दूसरा स्थान पे पुदुचेरी है 1038। लेकिन यूटी में अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यही पुदुचेरी फर्स्ट स्थान पे आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन डाल के हमें पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक सेक्स रेशियो तो पुदुचेरी, लेकिन ओवरऑल देश की सबसे अधिक सेक्स रेशियो तो केरला आंसर होगा। और ओवरऑल देश की टोटल सेक्स रेशियो कितना है एक औसत, तो 943, है ना। इनके अलावा देश में शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात थोड़ा 929 है, कम है, और ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 949 है। यहाँ भी ग्रामीण जो है कम से कम इनसे ज्यादा होशियार है, ठीक है भैया। इनके अलावा साक्षरता दर 2001 में 64.83% से बढ़ के 2011 में 74.04% हो गया, जो 9.21% का एक ह्यूज जो है आपका डिफरेंस दर्शाता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई साक्षरता बढ़ रही है, साक्षरता बढ़ रही है ना, जो नौकरी को जो है कंपटीशन को और ज़्यादा कर रहा है। इसीलिए अच्छे से पढ़ ले बेटा, सफल हो जा, ठीक है भाई। देखो अब ये जो 74.04% है इसमें हमने 65.46% फीमेल के लिए है और 82.14% मेल के लिए है। तो इनको अलग अलग भी पूछेगा तो आप दर्शा देंगे। अगर साक्षरता की बात करें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा जिला है ये मिजोरम का शेरछिप जिला है, और सबसे कम पढ़ा लिखा जिला जो है ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। VVI करेंगे, कई बार आपके एग्जाम में इसी फॉर्म में पूछे जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जो लिटरेसी रेट है ये लक्षद्वीप का है, 91.8% है। फिर भी जैसे ऊपर में आपने देखा कि भाई केरल था और पुदुचेरी था सेक्स रेशियो में, ये यूटी में तो पहला था, लेकिन ओवरऑल कहेंगे तो केरला ही पहला था। उसी प्रकार से यूटी में पहला जो है आपका लिटरेसी रेट में लक्षद्वीप का पहला स्थान है, लेकिन ओवरऑल अगर केरल भी ऑप्शन में हो और तब पूछे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक जो है लिटरेसी रेट किसकी है, तो केरला ही आंसर करना है, क्योंकि केरला का जो है 94 से भी अधिक परसेंटेज था और यहाँ पे इनका 91 ही है। इनके अलावा देश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है भैया, जो ST कैंडिडेट है देश में ये 8.6% जो है 2011 के जनगणना में डिटेक्ट किए गए थे और उनका पार्टिकुलर लिंगानुपात 990 है। मतलब ये तो लिंगानुपात में अमीर है, ठीक है मेरे भाई। ये एक एक बारीकी बता रहा हूं क्योंकि अब जैसे जैसे जनगणना डिले होगा आपके एकदम अंदर घुस घुस के क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको हर एक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक आधार पर वितरण, हम धार्मिक आधार पर वितरण करेंगे क्योंकि यहाँ पे आए दिन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए उस समय जो है 2011 में अगर पूरे देश को धर्म के आधार पर बांटे तो हम 6 भागों में बांटे थे। 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय अर्थात हिंदू, है ना, सबसे मेजर, फिर मुस्लिम सेकेंड स्थान पे, फिर ईसाई थर्ड पे, फिर सिख, बौद्ध, जैन, है ना, ये आपका जो है 6 धार्मिक हो गए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग थे जो अन्य धर्म और मत को मानते थे और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी धर्म के बारे में एग्री नहीं किया। तो कुल मिला के अगर धर्म के आधार पे देखें तो 6 तो धार्मिक हो गया और 2 एडिशनल कैडर हो गया, मतलब टोटल 8 फैक्ट में बांटे गए थे उस समय जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। आइए अब देखिए 2011 में जनसंख्या था आपका 121 करोड़, जिसमें हिंदू थे आपके 79.8%। 1000 बार पूछा गया है, मैंने एक ही बात बताना है कि 80% से थोड़ा कम आंसर याद रखना है हिंदू की तादाद। मुस्लिम की जनसंख्या 14.2%, ईसाई की जनसंख्या 2.3%, सिख 1.7, बौद्ध 0.7, यानी सिख से कम है बौद्ध और बौद्धों से कम है जैन, जैन है 0.4%। अन्य मत ORP, है ना भाई, जो मतलब अन्य धर्म को मानते थे, इतने मेजर नहीं है जिसे नॉमिनेट किया जा सके लेकिन धर्म को मानते थे, ये थे भैया 0.7%। तो जो अन्य धर्म को मानते हैं, है ना, जो अन्य धर्म को मानते हैं और जो बौद्ध धर्म के हैं, ये दोनों का परसेंटेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम है, तो ऐसे रिलेट करके याद रख लेंगे, ठीक है। और एक ज्यादा जोड़ दोगे तो सिख हो जाएगा 1.7, ठीक है। और 2 मेजर
पेयर तो ऊपर से याद रहेगा, हिंदू मुस्लिम, है ना भैया। इसके अलावा जिन्होंने धर्म नहीं बताया, इस देश में 0.2% ऐसे लोग डिटेक्ट किए गए जिन्होंने कोई भी धर्म को मानने से इनकार किया। इनके अलावा जनगणना 2001-11 में दशकीय वृद्धि की बात करें तो 17.7 ओवरऑल रहा था। मैंने महिला और पुरुष का भी बता के अलग दिया था, और उनमें मैं बताया भी था कि महिला का दशकीय वृद्धि पुरुष से ज्यादा रहा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा समुदाय में वृद्धि की बात करें तो हिंदू की जनसंख्या 16.8% बढ़ी थी, मुस्लिम की जनसंख्या 24.6% बढ़ी थी, ईसाई की जनसंख्या 15.5%, सिख का 8.4%, बौद्ध का 6.1% और जैन का 5.4% जनसंख्या वृद्धि थी पिछले जनगणना के अनुसार। अब हम कंपैरिजन करेंगे, है ना, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे अधिक, सबसे कम। मैंने एक नहीं रखा है, 3 रखा है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर पहला नहीं पूछता है, पहला ऑप्शन में ना देगा और आप वहां पे पेन खटखटाओगे दांत से, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। बना के आना है तभी तो नौकरी होगा भाई, है ना। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला 3 राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तीसरा स्थान पे आएगा बिहार। ये 3 ऐसा राज्य है कि जनगणना 2011 के अनुसार मोर देन 10 करोड़ जनसंख्या डिटेक्ट किए गए थे। उसमें उत्तर प्रदेश के तो लगभग 20 करोड़ के समीप था, यानी 19 करोड़ समथिंग था, तो 20 करोड़ के समीप ही था, ठीक है मेरे भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, 3 10 करोड़ी राज्य थे। इनके अलावा भारत के 3 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम में मिलेगा, दूसरा स्थान पे है मिजोरम और तीसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश। यानी तीनों ये पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, है ना, तो ये जो है सबसे कम जनसंख्या रखते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो ये तो सभी को पता है, दिल्ली। दिल्ली में इतने पॉपुलेशन है कि खड़ा रहने की जगह नहीं है। ओवरऑल पूरे इंडिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहे तो भी दिल्ली होगा, वैसे राज्य में कहेगा तो बिहार होगा, लेकिन ओवरऑल कहेगा तो दिल्ली होगा, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये लक्षद्वीप है, और ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी था, 91.8 यूटी में। इनके अलावा सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य ये मेघालय है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पे बिहार है। ये डेकेडिकल ग्रोथ में, है ना, आरोही क्रम में 3 राज्य है, सबसे ज्यादा मेघालय, फिर दर्शाया अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पे है बिहार। न्यूनतम वृद्धि वाला 3 राज्य, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई नागालैंड में, दूसरा स्थान पे है केरल में और तीसरा स्थान पे है गोवा में। देखिए यहाँ पे एक फैक्टर काम कर रहा है, नागालैंड में जो जनसंख्या नहीं बढ़ी, इसके कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन जो यहाँ पे लिटरेसी रेट जिनका अच्छा है उनकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है केरल और गोवा के साथ। इनके अलावा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्य ये हैं भैया बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं डेंसिटी, ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बिहार में है राज्यों में। और मैंने अभी कहा कि ओवरऑल होलसेल बात करेगा पूरे देश का तो दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। यहाँ पे 3 ऐसे राज्य हैं आरोही क्रम में जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या जो है निवास करते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला 3 राज्य केरल है, दूसरे स्थान पे मिजोरम और तीसरे स्थान पे गोवा है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला 3 राज्य, पहले स्थान पे बिहार है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल है और तीसरे स्थान पे राजस्थान है, ठीक है भैया। ये न्यूनतम साक्षरता दर है। और न्यूनतम पुरुष और महिला में सर्वाधिक गैप कहाँ पे था, राजस्थान में, ऊपर बता दिए थे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला 3 राज्य केरल, मिजोरम, गोवा। देखिए सर्वाधिक मेल कहे, सर्वाधिक फीमेल कहे और सर्वाधिक ओवरऑल कहे लिटरेसी रेट में, है ना, तो तीनों में वही होगा, केरला, मिजोरम और गोवा। ये तीनों को याद रख लेना ऐसे, तो ये तीनों जो है एक ही दर्शाता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला 3 राज्य बिहार, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला 3 राज्य, मैंने अभी कहा, महिला कहे, पुरुष कहे, ओवरऑल कहे, केरल, मिजोरम, गोवा कर देना है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला 3 राज्य बिहार, राजस्थान, झारखंड। ये सबसे कम महिलाएं जो है यहाँ पे पढ़ी लिखी डिटेक्ट हुई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 राज्य ये है भैया केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको याद होगा एमटीएस 2024 में केरल ऑप्शन में न दिया था तो तमिलनाडु आंसर होना था वहां पे, ठीक है, इत्तेफाक से बता रखा था। ग्राफिकल मोड में इससे पहले जनगणना पढ़ाया था भाई, लेकिन इतने डाटा उस समय तक कुछ नए क्वेश्चन नहीं आए थे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 राज्य हरियाणा, सिक्किम, पंजाब। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत दिन का पढ़ा हुआ बच्चा देखते भी तो नहीं है, है ना, नहीं तो टॉपिक के बैच कम पढ़ाए महाराज, बहुत ज़्यादा पढ़ा दिए हैं, इतने में तो
2 बार नौकरी ले लोगे, नौकरी स्क्वायर। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, मतलब टॉपिक वाइज कहने का मतलब, बाद बाकी जैसे जैसे समय बदलते हैं क्वेश्चन की लेवल और क्वेश्चन की परख भी आपकी बदलनी चाहिए। इसीलिए पर डे मतलब पर डे नहीं, हर समय मैं एक्टिव रहता हूँ अपने यूट्यूब पे, चाहे भले कम वीडियो लाता हूँ लेकिन जो लाता हूँ बिल्कुल काम के लाता हूँ, सटीक एग्जाम के जैसा लाता हूँ, जैसे आपकी डिमांड करते हैं एग्जामिनर वही पढ़ाता हूँ। तो आप लोगों से गुजारिश है, जो भी बहुतों बेस जो मतलब जो छोटे मोटे झुंड में बच्चे देखते हो 50-100, वो जो है पूर्णतः शिद्दत के साथ देखना। तुम्हारी नैया पार कराने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ बेटा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये एक मेरी अलग रास्ता है, ठीक है, जिसमें मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जो मुझे यहाँ नहीं, आप समझ रहे हो मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये मैं इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो लोग इस ज़माने में अलग अलग सोचने लगते हैं, है ना। तो ये मेरा कर्म है, ठीक है, तो इसका तुम फ़ायदा ले लो। और मैं पहले ही बताया, मैं कोई टीचर वगैरह तो हूँ नहीं, है ना, कुछ ज़्यादा इस क्षेत्र में ज़्यादा दिन से रहे हैं तो थोड़ा समझ बन गई, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और कुछ नहीं। और आज तक जितने भी शेयर किया लगभग सही जगह पे लगती है, सिर्फ जीके जीएस में और किसी दूसरे विषय की जो है मुझे इतनी समझ नहीं है, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला 3% बता दिए थे। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति मतलब एसटी, तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो निवास करते हैं ये उत्तर प्रदेश में, दूसरा स्थान है पश्चिम बंगाल का और तीसरा स्थान है बिहार का। न्यूनतम अनुसूचित जाति मतलब सबसे कम एसटी निवास, सॉरी एसटी नहीं रे बाबा, अनुसूचित जनजाति थोड़ी है रे बाबा, ये एससी है ना, ये है। तो ये जो शेड्यूल कास्ट है तो ये सबसे कम मिजोरम में, फिर मेघालय में और फिर गोवा में निवास करते हैं। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखें। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है ना, ये अब आगे जाएगा आपका एसटी, ठीक है। तो ये आपका सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से, माफ़ कीजिएगा, माफ़ी, अनुसूचित जाति ही है यहाँ पे, कम देख रहा हूँ क्या मैं, एससी। प्रतिशत के हिसाब से कहेगा ना तो पंजाब में सबसे ज़्यादा है और दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है। लेकिन तादाद के हिसाब से कहेगा कि भाई कितने लोग एससी के निवास करते हैं इस राज्य में, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। आई होप आप समझ पाए, परसेंटेज के हिसाब से और तादाद के हिसाब से। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला 3 राज्य, सबसे ज़्यादा जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान उड़ीसा का है। न्यूनतम जनजाति वाला 3 राज्य, गोवा में सबसे कम जनजाति लोग निवास करते हैं, सिक्किम में दूसरा स्थान और उत्तराखंड में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के हिसाब से कि भाई परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं, तो आप कहेंगे मिजोरम तथा नागालैंड में सबसे अधिक परसेंटेज के हिसाब से एसटी कैंडिडेट निवास करते हैं। सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है, दूसरा स्थान पे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या है, तीसरा स्थान में तमिलनाडु में है सर, है ना। लगाना 440 वोल्ट। उत्तर प्रदेश को क्या समझते हैं आप, है ना। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला 3 राज्य, ये सिक्किम है, दूसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पे नागालैंड है। यहाँ पे शहरी जनसंख्या सबसे कम है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला 3 राज्य, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर दूसरा स्थान बिहार और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल। तादाद के हिसाब से न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला 3 राज्य, सिक्किम, मिजोरम, गोवा। तादाद के हिसाब से, उपस्थिति के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज के हिसाब से आपका हिमाचल प्रदेश और दूसरा स्थान बिहार का है। यहाँ पे सबसे अधिक लोग परसेंटेज के हिसाब से गाँव में निवास करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं कि बिहार जो है परसेंटेज के हिसाब से भी सेकेंड रैंक में है ग्रामीण जनसंख्या में, और परसेंटेज के हिसाब से भी सेकेंड स्थान पे है ग्रामीण जनसंख्या के मामले में। तो ये कुछ एक चीजों को जो है पकड़ के तावीज बना लेना है ताकि हम कभी ना भूलेंगे। इनके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या की बात करेंगे तो अभी तो कहाँ था, महाराष्ट्र में था, दूसरा स्थान यूपी में था। लेकिन अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे अधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत गोवा का है, दूसरा स्थान मिजोरम का है। आशा करते हैं कि मजा आ गया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।